Assalamu alaikum everybody, good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Abdullah is still not here, तो लिहाजा आज मैं आपके साथ हूँगी। बहुत से ख़बरें हैं, ख़ासतौर पे क्रिकेट के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हैं, अफसोसनाक नई डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिकॉज इट डज़ नॉट लुक लाइक जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, इंटरनेशनल क्रिकेट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा दौरा था और फिर आपको पता ही है उसके साथ क्या हुआ। अब ये पता चल रहा है कि इंग्लैंड ने भी आने से ना कर दिया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना था, उन्होंने ना नहीं किया, लेकिन हमें कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल। बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है पाकिस्तान में कि वो हर किसी को इफ़ेक्ट करता है। वैसे तो बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो हमारे दिलों में रहता है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड जब मुल्क में कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, जब हमारी टीम जो है मुल्क से बाहर गई हो। वी आर ऑल वेरी इन्वेस्टेड इन क्रिकेट। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा अफसोस भी करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। उसके अलावा जी कल हमने आपको कोविड की, बल्कि मैंने आपको कोविड का बताया था और ख़ास तौर पे जिक्र इस बात का किया था कि हमारे नंबर्स जो है, हमारे फिगर्स जो है वो बड़े अच्छी तरह नीचे चले जा रहे हैं एंड वी कैन नॉट वेट कि जब बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाएं। तो आज मुझे लगता है कि अगर डेथ्स का फिगर देखें कोविड की वजह से जो अमवात हुई हैं, वो मुझे आज के दिन कल के से कंपैरिजन में ज़रा ज़्यादा ही लग रही है। 81 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं और ये भी मैं एक बात कह दूं कि अब 1.5 साल में ये बातें कर करके ना लगता ये है कि हम बड़े इनसेंसिटिव हो गए हैं जी। 80 अमवात, 70, 60, 100, हम इस तरह बात करते हैं जैसे दे आर जस्ट नंबर्स। दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर रियल पीपल। ये इनकी फैमिलीज़ हैं, ये फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप, किसी की माँ बहन। सो दिस रियली बड़ा इनसेंसिटिव इंसान फील करना स्टार्ट हो जाता है कि जी हम इस तरह करके कहते हैं जी आज तो सिर्फ 10 पीपल डाइड। वो 10 भी बहुत बड़ा नंबर है, लिहाजा हम सारों की कोशिश ये है कि ये फिगर हमने लाना है ज़ीरो पे। तो ये जी हमारा 81 डेड एंड 4.1% पॉजिटिविटी रेट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो रहा है। और एक दिन वो भी आएगा जब हम आपको बिल्कुल ज़ीरो का बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से गेस्ट हमें आज ज्वाइन करेंगे स्पेशली टू टॉक ऑन क्रिकेट, तो उनको ज़्यादा हम देर नहीं करवाएंगे। सो ऑल द म्यूज़िक लवर्स आउट देयर, आज आपको ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक मिलेगा ऑन जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज दुनिया जो है वो ऑल्सो ऑब्ज़र्व कर रही है जी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और एक किसी का जोक था, किसी ने कहा जी हम क्यों इसका जिक्र करें, हमारा पीस से क्या लेना देना। भाई हमारा बहुत बड़ा लेना देना है पीस से, क्योंकि हमारी कोशिश जो होती है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की कोशिश जो होती है और जो पाकिस्तान से कंटिजेंट्स यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि जितना कंट्रीब्यूशन हम कर सकें टुवर्ड्स बिल्डिंग पीस हम वो करते हैं। एंड ऑल्सो आज के दिन के हवाले से यूनाइटेड नेशंस की ये उम्मीद है कि एटलीस्ट 24 घंटे के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया जाए। और इन अ सेंस ऑब्ज़र्व किस तरह होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं दुनिया में, वहाँ एक तो नॉन वायलेंस हो और सीज़ फायर हो। तो हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो नेबरहुड में ही आपको पता है कि सीज़ फायर और नॉन वायलेंस की हम क्या बात करेंगे। कश्मीर का ही अगर आप सोच रहे हो, फिर फ़लस्तीन में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कोई एक दिन गुजर जाए जहाँ कोई वायलेंस ना हो। काश कि ऐसा हो और हम इस दिन के हवाले से बस उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आए। शुड वी टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ? ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। ऑल्दो बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना पेनफुल किस्म का टॉपिक बनता जा रहा है। और आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो हमने रमीज़ राजा की भी बहुत लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट भी सुनी और उनका गुस्सा जायज़ भी है और बड़ा नज़र भी आ रहा था। ही वॉज विजिबली वेरी अपसेट। आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन अभी न्यूजीलैंड के दिए गए धचके से नहीं संभल पाए थे कि इंग्लैंड ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी आइंदा माह के लिए तयशुदा दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है, और जिसमें मर्दों और ख़वातीन क्रिकेट का दौरा पाकिस्तान जो थे वो दोनों शामिल हैं। और इस बात की तो मुझे और भी ज़्यादा अफसोस है, बिकॉज दिस वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि हम अपनी लड़कियों को, हमारी जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है, उनको इन एक्शन देखते इन ऑन आवर होम ग्राउंड। लेकिन आई गेस हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये भी बताएं कि प्रेस रिलीज़ में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मंसूख करने के फैसले पर बहुत ही हिचकिचाहट और अफसरदगी का इजहार भी किया। माजरत ख्वाह रवैया जो था उसके साथ इस फैसले से पाकिस्तान में क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात से आगाह होने का एतराफ़ भी किया गया। सो दे नो एग्जैक्टली
व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का अफसोसनाक फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान को ताउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और इंग्लैंड इस दौरा मनसूख करने पर जो है वो स्पीड स्टार शोएब अख्तर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन का कहना है कि क्रिकेट इकॉनमी जब तक बड़ी नहीं होगी हम अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये उनका ये कहना है और पाकिस्तान सुपर लीग में मज़ीद टीमें बढ़ाने की ज़रूरत है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। पहले तो आप 4 टीमें लॉन्च करें पीएसएल की, नहीं आप उनसे 5 साल के पैसे एडवांस हुए, ठीक है, और आप अपने किटी में डालें उन पैसों को। सही, ये हो सकता है, मुमकिन है। आप अपना पीसीबी बैंक लॉन्च करें, आप अपनी एसेट बिल्डिंग में जाएं, आप प्रॉपर्टी में घुसें। आप दुनिया में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रांच आउट करती है अपने बिजनेसेस को। आप इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, आप अपने पैसे बनाने में चलेंगे। क्रिकेट इज नाउ फर्स्ट बिजनेस देन गेम। वो पुरानी बात नहीं रहेगी कि गेम होता था, अब पहले बिजनेस है और फिर गेम है। जो शोएब कह रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। उसका मॉडल आपके सामने आईपीएल मौजूद है। आईपीएल किसके पीछे स्पिन कर रहा है? वो पैसे के पीछे सारी चीज घूम रही है ना। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने के इम्कानात दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत ही कोई ड्रास्टिक चेंज आया तो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त कोई ख़ास उम्मीद इस तरह नज़र नहीं आ रही। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान टीम के लिए वेकअप कॉल हैं। ये उनका टर्मिनोलॉजी थी जो उन्होंने यूज़ की और उन्होंने कहा सूरत हाल से निकलने के लिए दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम बनकर दिखाना होगा। इंग्लैंड के विड्रॉल से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है। अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। दूसरा, जो अपने न्यूजीलैंड का विड्रॉल हुआ है उसके ऊपर हमने ख़तो किताबत जारी कर दिया और इंशाल्लाह हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी और ये मैं आपको लेके दूंगा। जी बिल्कुल। एक तो इनके आते ही कितने ज़्यादा चैलेंजेस वैसे रमीज़ राजा को भी फेस करने पड़ रहे हैं और उसके बाद फिर उनको फेस करना और फिर उसके बारे में स्टेटमेंट देना, जबकि यू कैन सी कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट स्लैश एंगर है, और एंगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बनती भी है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करेंगे। अपने ओपिनियंस तो हम कल परसों से दे ही रहे हैं। सबसे पहले जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। मुश्ताक, सबसे पहले तो आप ही से पूछ लें कि इंग्लैंड की टीम ने इनकार कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई वांट टू हियर यू से इट कि कितना बड़ा धचका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए धचका है, इसलिए कि हमने इंग्लैंड को हमेशा सपोर्ट की। अभी कोरोना का जो सिनारियो चला था, जो बहुत ज़्यादा तेज़ लहर थी उस वक्त कोरोना की इंग्लैंड में, और इस वक्त पाकिस्तान टीम ने टूर किया वहाँ पे और टेस्ट मैचेस और वनडे खेल के आए। तो ये अब इंग्लैंड को चाहिए था कि ये मॉरली उनके लिए कि जब पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तानी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो आपको गारंटी दे रही हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सबको बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, तो फिर ऊपर से आईसीसी और दूसरी जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ से 4 हफ्ते 8 हफ्ते रह के रैकी करके गए हैं, तो इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये दिस इज नॉट राइट। आई मीन दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर सिक्योरिटी एजेंसीज। बिल्कुल, हमारे भी कुछ सेम ही तासुरात हैं। अच्छा सिकंदर, कल परसों मैं आपका भी तबसरा सुन रही थी टीवी पे और आपका भी जो गुस्सा था वो मुझे नज़र आ रहा था, और गुस्सा जायज़ भी है, बनता भी है, लेकिन ये तो बड़ा एक डोमिनोज इफेक्ट वाली बात होगी। न्यूजीलैंड गया, इंग्लैंड गया, आगे ऑस्ट्रेलिया भी आई गेस बिल्कुल ही नहीं होगा। अभी वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? देखें हुमा, मैं अपने 3 प्रीवियस प्रोग्राम के क्लिप्स हैं भेजे, अगर आप दिखाना चाहें। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप था वो आज से 14 या 15 महीने मई 2020 का है। उसके अंदर सारा ब्लेम मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ साहब को दूंगा, उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी साहब को दूंगा। अगर मुझ जैसा शख्स
जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है और ये चीज़ सोच सकता है, तो वो आप उनको भी सोचनी चाहिए थी। मेरे क्लिप में ये था, उस वक्त मैंने कहा था, आज से तकरीबन 16-17 महीने पहले, जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, कि आप जरूर जाएं खेलने के लिए, इसलिए कि आप कह रहे थे कि इंग्लैंड को 300 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, वो बेचारे हमारी मदद के लिए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हम उनका, वो हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप बिल्कुल जाएं। इंसानी हमदर्दी के तहत आप किसी से हमदर्दी करने जरूर जाएं। आपको उस वक्त मैंने कहा था कि एक बैंक गारंटी ले लें, कोई 50-100 मिलियन डॉलर की, कि आप वापस हमारे पास भी खेलने आएंगे। मेरा प्रोग्राम की क्लिपिंग मैंने भेजी, आप चलाएं, उसको देखें। मुझ जैसा शख्स हम अभी चला रहे हैं सिकंदर, वी विल रन इट। हाँ, तो वो जब मैं मतलब जब मेरे ज़हन अच्छा में सिकंदर, एक सेकंड, अब हम सुनाते हैं, आप जरा वेट करें, हम पहले सुना दें कि आपने क्या कहा था। किस दुनिया से आप अचानक उठकर आ गए? किसी ने हमारी मदद की थी 10 साल? आप पूछे वसीम खान साहब से, एकदम से आप कह रहे हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसी ने हमारी मदद की थी? आज ये वक्त आ गया कि हम उनसे लिखवाएं, बैंक गारंटी ले कि 2021 के अंदर इंग्लैंड आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो हमें 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन पाउंड जो भी है लिखवाएं उनसे। दिस इज द टाइम। अभी जिस तरह भी बिल्कुल ठीक है ना सर, तो अगर मैं ये सोच सकता हूँ, तो ये जो इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले वहाँ बैठे हैं, नहीं सोच सकते थे? सर, मैं 20 साल जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था, उस वक्त भी हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से बाहर खेलते थे। पता नहीं कितने साल हो गए, ये हम सुन सुनकर थक गए हैं। दे यूज अस लाइक अ टिश्यू पेपर। दे आर थैंकलेस पीपल, दे आर यूजर्स। तो आपको भी चालाकी दिखानी चाहिए थी। खैर, ये तो वो रोना हो गया जो हम रो रहे हैं। हमने एक सजेशन ये दिए, देखें, जो अभी आपने शोएब अख्तर वगैरह की बात सुनाई, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड कप में अपना एटीट्यूड दिखाना है। हमें कोई एक आधा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ या कोई चीज हमें करनी है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आईसीसी हमें निकाल के बाहर फेंक देगा। 1996 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया था, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, वो नहीं गए, उनके पॉइंट्स कट गए। अच्छा सिकंदर जी, सिकंदर मैं आपको रोकूंगी, और आपके क्या आइडियाज़ हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ है, उनसे भी एक बात, उनका ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। मुश्ताक, ये ज़रूर बताइएगा कि इंग्लैंड का बोर्ड सब बोर्ड्स में सबसे पुराना है और सबसे तगड़ा माना जाता है। अगर वहीं से इनकार हो गया है, जो कि ऑब्वियसली पूछ तो मैं आपसे रही हूँ, लेकिन जवाब हमें सॉर्ट ऑफ पता ही है, तो अगर इंग्लैंड ने इनकार कर दिया है तो दीगर टीमें भी इससे मिसाल बना सकती हैं। क्या ख्याल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह का कोई चांस बनता है कि अब वो आएंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया तो साथ ही इंग्लैंड ने भी पुल आउट कर लिया। अब ये तो एक एक्सक्यूज चाहिए होता है ना हर टीम को। और जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है और जैसे आपकी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अगर वो ये कहते हैं, अभी साउथ अफ्रीका तो खेल के ये 3.5-4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट तो चल रही है, तो एक्सक्यूज इनके पास किधर है? आई थिंक आईसीसी को जंप इन करना चाहिए और आईसीसी को कम्युनिकेट करना चाहिए सारे बोर्ड को कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्रिकेट हो रही है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या थ्रेड्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, तो आप हमें शेयर करें। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं, पाकिस्तान एजेंसी से बात करते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस। ये तो एक तरफा फैसले करके नहीं बैठना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान भी कह देगा हम भी पुल आउट कर देते हैं, ये तो कोई बात ना हुई कि हम किसी के टूर पे जाके, किसी मुल्क में जाके और वहाँ एक मैच खेलने से पहले बाहर निकलाएंगे जी हमारे प्लेयर्स को नुकसान है, हमारे प्लेयर्स को कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो फिर लोकल लोगों को तो भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा मुश्ताक, ये भी बताइएगा कि आपने इंग्लिश क्रिकेट हुकाम के साथ बहुत काम किया है, वहाँ के सिस्टम का बड़ा तजुर्बा रखते हैं आप, तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई चांस है कि उनकी सोच बदली जा सके, या ये फैसला हतमी ही समझे कि अब कुछ नहीं बदलेगा वहाँ? नहीं, हतमी फैसले कोई नहीं होते, कम्युनिकेशन की बात है। और आई एम श्योर रमीज भाई इसमें पूरी कोशिश कर रहे होंगे, और पूरी पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं, दे विल मेक श्योर कि जी वो कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन से अल्लाह की मेहरबानी से सारी चीजें हल हो सकती हैं।
अच्छा चले आपसे भी पूछ लेते हैं सिकंदर के अभी रमीज राजा जो हैं वो अपेरेंटली ही इज इन टॉक्स विद देम। मुझे तो नहीं वैसे लग रहा कि कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन देन अगेन मुश्ताक अहमद का भी ये कहना है कि कम्युनिकेशन लाइन कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये इस बारे में बात बता दें, आपका क्या ओपिनियन है सिकंदर के? रमीज राजा की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड से कॉम्पनसेशन लेंगे। सो व्हाट डज दैट कॉम्पनसेशन नंबर 1 मीन, और अगर न्यूजीलैंड से लेंगे तो क्या इंग्लैंड से भी लेंगे? देखिए, हमने पहले कोशिश की थी भारत से लेने की $63 मिलियन, उल्टा हमें $2 मिलियन देके आने पड़ गए। ठीक है, वकीलों ने पैसे बना लिए। और ये आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। आप चाहे कुछ कर लें, ये आईसीसी कुछ नहीं करेगा। पिछले 20 साल में उन्होंने क्या करके दिखा दिया? नंबर 1, देखें, रमीज राजा इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। इस वक्त पाकिस्तान, हमने जो सजेशन दी थी, आज से जो मुकदमा हुआ था जिसको जुनेद प्रोग्राम कर रहे थे, क्रिकेट का मुकदमा, उसमें हमारा ये आखिरी में ये ओपिनियन आया था कि वी शुड गो टू इमरान खान। इमरान खान इज द हाईएस्ट पर्सनालिटी पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हम तो समझ रहे थे कि उनको लोग पसंद करेंगे, उनकी बात मानेंगे, किसी ने बात नहीं मानी, ना उनके प्राइम मिनिस्टर ने मानी। बोरिस जॉनसन जो है उनके बहुत अच्छे सुना फैन है क्रिकेट के, वो उनको प्यार करते हैं आप उनसे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान should talk to everyone। वो जाएं और जाके इन लोगों से बात करें, वो अपनी फैसला सुनाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है। एक लॉन्ग टर्म में तो वो है कि जी अपने फाइनेंशियल सही करें, वो तो अलग पुरानी कहानी है, 10 साल लगेंगे उसको। तो हमने करना है कि जी करंट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें हम उनको किस तरह हिट लगाएं। हमें अपनी गैरत दिखानी है, हमें अपना कुछ जलवा दिखाना है कि यार हम भी कोई कौम है। हम तो पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमने सब कुछ किया, मगर यहाँ पर अब क्रिकेट की बारी आएगी। दे शुड गो टू इमरान खान एंड आस्क हिम कि सर ये हो गया हमारे साथ, आप बताएं हमें क्या करना है। बिल्कुल, दिस नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली। बेसिकली इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। फाइनली मुश्ताक साहब, आपसे भी पूछ लें कि इंग्लिश क्रिकेटर्स भी अपना एक खास मिजाज रखते हैं और बहुत से मामलात में ज़्यादा ही हसास भी हैं। तो क्या खुदा ना खास्ता अब ये भी होगा कि इंग्लिश क्रिकेटर्स PSL वगैरह से भी दूर चले जाएंगे? क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक वो भी जो डेंजर साइंस है वो नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि सारी दुनिया के लोग खेल रहे हैं PSL में आके। अभी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के फ्रेंचाइज ऑनर्स, टीम ऑनर्स को दाद देनी पड़ेगी और अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने जैसे ही डैरन समी को और क्रिस गेल को और दूसरे लोगों को बात की तो वो दे आर प्रिपेयर्ड टू कम टू पाकिस्तान। उनसे बड़े प्लेयर तो कोई नहीं है ना। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत अल्लाह के फजलो करम से सेफ कंट्री है और आके यहाँ पे इनको खेलना चाहिए। अब इनको ये कोई एक्सक्यूज नहीं है और ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था जब ये फाइनेंशियली और मॉरली ये डाउन थे। इंग्लैंड में जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत ज्यादा अमवात हो रही थी वहाँ पे, उस वक्त पाकिस्तान ने जाके वहाँ क्रिकेट खेली थी। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। सिकंदर, फाइनली ये ज़रूर बता दें कि हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। और कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड में न्यूजीलैंड विमेन टीम को मिलने वाली धमकी पर न्यूजीलैंड क्रिकेट का रद्द-ए-अमल भी आया, तो लिहाजा उधर भी उनको न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में पहुंची हुई है, तो वहाँ भी वो धमकियाँ कुछ उनको मिल रही हैं। इस बारे में आपने सुना है, कोई डिटेल है तो प्लीज़ दीजिएगा। नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं सुनी। ये सारी इनकी लगी वक्त है। ये सर बिल्कुल थैंकलेस किस्म के लोग हैं। ये हमें यूज करेंगे दोबारा। आपको बस सिर्फ सख्त किस्म का एक्शन लेना है। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें, उनसे बड़ा कोई क्रिकेट में नहीं है। देखिए सिकंदर, वक्त ये खबर जो मैं आपको बता रही हूँ ये रिपोर्ट हुई है, तो उनको वाकई ही कोई धमकी मिली है? तो देखें, धमकी देना क्या है, हमारे यहाँ तो आम होता है कि जी अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से कॉल्स आती हैं भत्ते की, तो वो कोई भी नहीं पकड़ पाता, इसलिए कि वो वहाँ से आई होती हैं। किसी ने कर दिया होगा, हमारे ही किसी ने गुस्से में आकर किसी ने कर दी होगी, उनको धमकी दे दी होगी। तो वो उसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और आप देखिएगा कि उसके बावजूद भी वो खेलेंगे। वो सब आपस में एक हैं। सिर्फ ये हमारे लिए इसलिए कि हमने कभी उनको आंखें नहीं दिखाई। हम हमेशा जो है थप्पड़ आगे, अपना मुंह आगे कर देते हैं कि भाई एक और मार। तो उससे क्या होता है कि ये हमारी जो है ये हालत होगी है कि हर कोई आता है हमें थप्पड़ मार देता है। अगर आप भी अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सख्ती कर लें, इस वर्ल्ड कप में कोई झलकी दिखा दें अपनी, तो हो सकता है ये लोग सुधर जाएं, वरना अदरवाइज कभी नहीं सुधरेंगे। आपको इसी तरह यूज करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द पर्सन जो फैसला करे कि हमने क्या करना है अब क्रिकेट में इन लोगों के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त फॉर टॉकिंग टू अस। मुश्ताक अहमद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं और आई एम सॉरी से जब हम इसके बारे में तबसरा कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट भी अपने आप को करना है, बिकॉज बहुत ही बुरा हुआ पाकिस्तान के, नो डाउट पूरी दुनिया ही ये सोच रही है कि ये किया क्या है बाकियों ने पाकिस्तान के साथ, लेकिन वी स्टिल हैव टू मेंटेन आवर डिग्निटी, नंबर वन। नंबर टू, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि न्यूजीलैंड को जो थ्रेट आया था वो उनको शेयर करना चाहिए, और इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो थ्रेट न्यूजीलैंड को आया होगा व्हेन दे वर गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान, तो वो थ्रेट पाकिस्तान के लिए भी तो हुआ। तो क्यों नहीं आप मदद करें? माना कि आपने अपने लोग निकाल लिए, लेकिन एटलीस्ट वर्क विद अस, हमें तो बताएं कि था क्या। तो ये एक चीज़ जो है ये ज़रा बॉदर कर रही है। ओके, लेट्स चेंज मूड हेयर, बिकॉज इस पे बात करते रहे तो 2 घंटे यहीं निकल जाएंगे। तो किसी को जी बर्थडे विश करनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 33rd बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे बिलावल को हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे। और बिलावल हैज़ अ वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटी आई वुड से, बिकॉज एक तो उनकी एज ऐसी है और रुतबा ऐसा है कि सारी आइज़ जो होती हैं ना, सारी नज़रें जो होती हैं वो उन पे होती हैं, व्हाट ही इज़ गोइंग टू से नेक्स्ट, व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट। और ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, बिकॉज पाकिस्तान में जो यंग आवाम है वो ये समझती है कि बिलावल बिकॉज ही इज़ इन दैट एज ब्रैकेट ही कैन रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ। ये कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, एंड ऑफ कोर्स बिलावल अपनी बहनें भी हैं उनके साथ। आई मीन दीज वी ऑल रिमेंबर दीज वेरी लवली पिक्चर्स, बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हरसेल्फ वाज सच अ यंग प्राइम मिनिस्टर, और उनके उस वक्त इतने छोटे छोटे बच्चे थे, which was very intriguing for the rest of the world. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त तो हम उनकी बचपन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज उनकी 33rd बर्थडे है। अच्छा, पहले तो एक शादी के लिए नहीं मान रहे थे, और फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान के तो माशाल्लाह इतने सूबे हैं तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। बट इन एनी केस हैप्पी बर्थडे टू बिलावल, एंड ऑफ कोर्स शादी हो ना हो दैट्स हिज प्राइवेट मैटर, लेकिन ऑल आइज आर ऑन हिम व्हाट ही डज नेक्स्ट। बहुत सी बातें हैं जो हमने करनी है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो पहले हमने सुने नहीं होते, इतने ज़्यादा पब्लिक नॉलेज में नहीं होते, लेकिन उसके बारे में बात होती है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा जागता है। जैसे कि केस इन पॉइंट आपको बताएं कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क दौरों में मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात देने से साफ इनकार कर दिया है। ताहम ये बात तस्लीम की है कि वज़ीर आज़म ने तहाइफ अपने पास रख लिए हैं। काबीना डिवीज़न का मौक़िफ़ सामने आया है कि मुख्तलिफ मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताने से दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है। वफाक ने इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। फैसले में एक शहरी की दरख्वास्त पर हुकूमत को इस बात का पाबंद किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2020 के दौरान मिले तोहफ़ों की तफसीलात बताई जाए, और ये भी बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने इनमें से कितने तोहफ़े खुद रख लिए हैं। वो कवायद वेबसाइट पर डाले जाएं जिनकी रॉ से ये तोहफ़े रखे गए। ये सारी डिटेल जो है ये पाबंद थे कि ये सारी डिटेल दी जाए। दिलचस्प बात ये है कि वफाक ने दिफा में 26 नवंबर 2015 का नवाज शरीफ दौरे हुकूमत का लिखा ख़त दलील के तौर पर पेश किया है, जिसमें नवाज शरीफ ने तोशा खाना तफसीलात देने से यही कहकर गुरेज किया था कि इससे मीडिया हाइप बनेगी, गैर ज़रूरी ख़बरों से मुल्कों से ताल्लुकात जो हैं वो मुतासर होंगे। उस वक्त उनका भी यही कहना था। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी तोशा खाना रेफरेंस का सामना भी कर रहे हैं, और उन पर इल्ज़ाम है कि तहाइफ लेने के लिए उन हजरात ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोशा खाना रूल्स के मुताबिक कोई सरबरा या ओहदेदार 15% अदायगी करके तोहफा अपने पास रख सकता है। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तोहफे की रकम 50% जमा कराई जा चुकी है, तो लिहाजा वहाँ 15% था, यहाँ 50% है, उनका ये कहना है। और माजी की तरह तहाइफ गायब नहीं होते, ये भी उनका कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद तोशा खाना के बारे में क्या राय रखते रहे हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात वैसे खान साहब की मुझे सारी बात में ये लगी है कि इजराइल में पुलिस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो प्राइम मिनिस्टर को खुद जाके क्वेश्चन कर सकती है। मुझे तो यही बात समझ आई है इधर। वैसे आपको ये भी बता दें कि हालात ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है, और शहबाज गिल खुद इकरार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गैर मुल्की तहाइफ इस्तेमाल
वो कर रहे हैं इस्तेमाल। और बहरहाल इस मामले में जवाब तलाश करने के बजाय शफाफियत को सामने लाना चाहिए। इसीलिए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर कि हो क्या रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई हमारे साथ हैं। उवैस, सबसे पहले तो बता दें कि ये क्यों ये इतने स्टेटमेंट्स के बाद ये क्यों सोचा गया है कि हम भी नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम भी नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे कि तहाइफ हमें क्या मिले? क्या वाकई कोई ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं किसी मुल्क के साथ कि अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वहाँ से तोहफे क्या आए थे? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन आई है वफाकी जो काबीना डिवीज़न की तरफ से, उसमें तो यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है क्योंकि एक शहरी हैं, उन्होंने रुजू किया था काबीना डिवीज़न से कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अब तक कितने गैर मुल्की सरबराहान से कौन कौन से तहाइफ वसूल किए हैं और कौन से तहाइफ उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखे हैं। ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई जिस पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया गया और उसने ये ऑर्डर किया कि आप ना सिर्फ ये तमाम मालूमात फराहम करें बल्कि ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने किन रूल्स के तहत इन तहाइफ को अपने पास रखा है और ये तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाएँ और वेबसाइट पर भी डाली जाएँ। लेकिन इस ऑर्डर पर 10 रोज़ में अमल होना था, लेकिन इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाक की जानिब से और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है रेट पटिशन, उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जो ये तहाइफ का तबादला होता है ये मुख्तलिफ रियासतों के माबैन ताल्लुकात का अक्कास होता है और अगर इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई तो इससे एक मीडिया हाइप क्रिएट होगी और गैर ज़रूरी ख़बरें फैलेंगी जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। ये जिस लेटर का हवाला दिया गया है ये एक पुराना लेटर है 2015 का वज़ीर आज़म ऑफिस का, जबकि मालूमात तक रसाई का एक्ट 2017 में लागू हुआ और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसी एक्ट के तहत ये मालूमात पब्लिक करने और शहरी को फराहम करने की जो है वो ऑर्डर जारी किया था, हिदायत जारी की थी। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब साथ साथ डिक्लेयर करना भी नहीं है और शहबाज गिल का ये भी कहना है कि पिछली हुकूमतों में तो 15% देना पड़ता था, हमने तो 50% रखा है। तो क्या ये एतराफ़ है कि जी हम भी वो तोहफे ले लेते हैं लेकिन हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं? इसको आप किस तरह समझेंगे? जी बिल्कुल, इससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो तो नहीं दी गई, लेकिन शहबाज गिल जो स्पोक्समैन हैं उनके एक ट्वीट के ज़रिए ये एतराफ़ सामने आया है कि वज़ीर आज़म ने यकीनी तौर पर कुछ तहाइफ जो उन्हें मिले थे वो तोशाखाना में जमा कराए और फिर तोशाखाना से अपने इस्तेमाल के लिए हासिल कर लिए जिसके लिए 50% अदायगी की गई। तो यही तो मसला चल रहा है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़। जो तोशाखाना रेफरेंस पेंडिंग है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, उसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश होकर ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए और रूल्स में नरमी की और 15% जो अदायगी थी वो करके गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को दी जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये मैंने रूल्स बनाए थे। लेकिन इस रेफरेंस में अब 5 मुल्जिम हैं, एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़राए आज़म और 2 दीगर लोग हैं जिनको मुल्जिम बनाया गया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये 15% जो टैक्सेस थे और ड्यूटीज़ थी वो अदा की। इसमें आसिफ जरदारी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3 गाड़ियाँ, 2 BMW और 1 लेक्सस गाड़ी हासिल की और इसके बारे में ये बताया गया है कि 2 करोड़ रुपए की अदायगी की आसिफ अली जरदारी ने, जबकि इन गाड़ियों की जो कुल कीमत है जिसका तखमीना नैब के मुताबिक 13 करोड़ 51,68,000 रुपए बनता है, लगाया गया है। और उनका यह कहना है कि चूंकि ये गाड़ियां महंगी थी और 15% अदायगी पर हासिल की गई इसलिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। जबकि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त भी नहीं दी और उन्हें फिर भी 2008 में एक पुरानी मर्सिडीज़ गाड़ी जो 1991 मॉडल की थी, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें गालबन तोहफे में मिली थी, वो उनको बगैर दरख्वास्त दिए दे दी गई और उस जो मर्सिडीज़ गाड़ी है उसकी वैल्यू जो लगाई गई नैब की जानिब से वो 6,36,000 रुपए थी, जबकि जो अदायगी हुई उसके लिए इल्ज़ाम यह है कि 6 लाख रुपए की अदायगी हुई और 42 लाख रुपए उस गाड़ी की कीमत बनती थी। तो अब इसमें स्टेटस ये है कि नवाज शरीफ तो अदम हाज़िरी पे इस रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त जमा करा रखी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी गवाह उनके खिलाफ अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। तो ये केस तो एहतसाब अदालत में चल रहा है साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ। ऑलराइट उवैस यूसुफजई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने का। लेकिन फॉर अ कॉमन मैन एंड अ कॉमन माइंड तो आपके दिमाग में बात ज़रूर आती है कि इनमें से कौन है जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरे पैसे दे के ये चीज़ें ले लेते हैं।
मतलब सोचता है ना इंसान। और दूसरी बात ये कि अगर इसी फहरिस्त में खान साहब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, खान साहब खुद नहीं खड़े होना चाहते तो प्लीज़ ट्रांसपेरेंसी दिखाएं और बता दें कि क्या आपने लिया और पैसे दे के ही लिया, विच इज़ योर राइट एज वेल, लेकिन एटलीस्ट कम आउट विद इट क्लीन। मैं ऑलरेडी जब तस्वीरें भी देख रही हूँ और जब सुना भी हो तो मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ कि वो क्या सोच होगी और क्या वो जज्बा होगा कि आप डट जाएं कि जी ये स्पोर्ट है और ये मेडल मुझे लाना है, एंड दे डू इट। तो आज हमने ये ज़रूर बात करनी है विद द टू सिस्टर्स देयर। लेकिन सबसे पहले जी कराची जो है वो फिर ज़रा अनसेफ सिटीज़ की लिस्ट पे हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में बात कर लें, बल्कि एक रिपोर्ट देख लें। आलमी सेफ सिटी लिस्ट में कराची 2 दर्जे मज़ीद नीचे चला गया है। ऑलरेडी कोई ऊपर नहीं था तो वो मज़ीद नीचे चला गया है और एक बार फिर निचले तरीन नंबरों पर है। और इस हवाले से पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची दुनिया के 60 महफूज शहरों की फहरिस्त में सबसे नीचे यानी 59वें नंबर पर आ गया है। 2019 में ये 57वें नंबर पर था और इसमें 2 दर्जे कमी आई है। इस बात का इंकशाफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें फहरिस्त में शामिल 60 बड़े शहरों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी, जाती सिक्योरिटी, सेहत की सहूलियात और माहौलियाती सिक्योरिटी को 0 से 100 के दरमियान स्कोर दिया गया, जिसमें 100 के करीब स्कोर रखने वालों को बेहतरीन करार दिया गया। फहरिस्त में 82.4 के मजमूई स्कोर के साथ सबसे ऊपर डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जिसके बाद कनाडा का तिजारती मरकज टोरंटो दूसरे नंबर पर, सिंगापुर तीसरे, ऑस्ट्रेलिया का कमर्शियल हब सिडनी चौथे, जबकि जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो 5वें दर्जे पर है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची 2021 की इस फहरिस्त में 39.5 के मजमूई स्कोर के साथ 59वें नंबर पर आया है, जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी में 38.5, हेल्थ सिक्योरिटी में 48.4, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में 43, माहौलियाती सिक्योरिटी में 35.4 और ज्याती सिक्योरिटी में सबसे कम 33.3 स्कोर हासिल कर सका। 2019 में कराची का मजमूई स्कोर 43.5 और फहरिस्त में 57वां दर्जा था, जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी में स्कोर 43.1, हेल्थ सिक्योरिटी में 39, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में 46.1 और ज्याती सिक्योरिटी में 45.9 स्कोर था। पड़ोसी ममालिक को देखा जाए तो 2021 की फहरिस्त में भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली 48वें, जबकि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 54वें दर्जे पर है। वैसे तो ये बड़ी टेलिंग रिपोर्ट है, लेकिन मैं कभी कभार सोचती हूँ कि वाकई अगर इन रिपोर्टों को बहुत ही सीरियसली ले लिया जाए तो कराची में तो कोई ठहरे ही ना, मतलब सारे लोग भाग जाए। और चूंकि हम सारे कराची में हैं तो हम तो बड़े चैंपियन हुए कि सेफ सिटीज़ में कहा जा रहा है कि 59 आउट ऑफ 60 बिल्कुल ही लास्ट पोजीशन पे कराची को धकेल दिया गया है। देयर माइट बी सम ट्रूथ्स इन इट एंड माइट बी सम एग्जैजरेशंस टू, क्योंकि हमारे कंपैरिजन देखें ना डेनमार्क और कहाँ से हो रहे हैं, तो वहाँ तो हम बिल्कुल ही हमारी स्टैंडिंग नहीं है, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। बात करते हैं जी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, सेफ सिटी इंडेक्स में दुनिया के 60 शहरों की दर्जाबंदी की गई है और सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान जैसे मामला देखे गए हैं और कराची निचली तरीन जगहों पर आया है 59 आउट ऑफ 60। तो आपके लिए ये सरप्राइज है? अब डज इट इवन मैटर? आप मुझे बताएं ना, कैसे हम इंडेक्स में ऊपर जा सकते हैं जब यहाँ पर लोग छतों पर सफ़र करते हों, यहाँ अस्पतालों में सहूलत ना हो, वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस पर लड़ रही हों कि ये अस्पताल हमें नहीं चाहिए, और इस बुनियाद के ऊपर 4-5 साल से जो बड़े बड़े इदारे हमारे जिना पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पूरा जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, NICVD है, यानी यहाँ पर तो इस सूरत हाल है कि वफाक कहता है कि हमें नहीं चाहिए और सूबा कहता है कि हमें नहीं चाहिए, और आपस में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बाकायदा तकर्रुर ही लोगों के नहीं हुए, तो कैसे हेल्थ सिक्योरिटी हमारी आगे बढ़ेगी? प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर जो है वो खुली छूट दी हुई है, कितने गरीब लोग हैं जो इलाज करवा सकते हों। फिर आप ये देखिए कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ क्या हासिल है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब रोज़गार आप नहीं देंगे, कराची के नौजवानों के लिए रोज़गार ही नहीं है, तासुब की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर यहाँ नौकरियाँ बढ़ती हैं, पैसे देकर जो है वो नौकरियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जब आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो पूरे पाकिस्तान में और पैमाना है, सिंध में और पैमाना है, यहाँ पर तो इंडस्ट्री लगाना मुश्किल हो जाए तो कैसे यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी? और इसी तरह पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो सेहत कैसे ठीक होगी? पीने का पानी दस्तयाब ही नहीं है, जो दस्तयाब है वो ठीक नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये शहर जो कराची, जो पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जो सिंध की पूरी मईशत चलाता है, इसको वफाक भी नज़रअंदाज करता है, इसको सूबा भी नज़रअंदाज करता है, तो इंडेक्स तो इसका नीचे जाना ही है।
तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस शहर को ओनरशिप की ज़रूरत है। बेशक हाफिज साहब, यू आर राइट, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी का हमेशा ये दावा रहा है कि कराची के मसाइल का हल आपके पास है, तो अब आप हुकूमत में तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर सब हल आपके पास हैं तो हुकाम से शेयर कर लें, शहरियों का इसी तरह कुछ भला हो जाएगा। तो कुछ सोचा है आपने करने का? हमने सिर्फ दावा नहीं किया है, हमने करके दिखाया है। अब भी इस शहर में जिनके पास हुकूमतें हैं वो सिर्फ दावे कर रहे हैं और जमात इस्लामी काम कर रही है। लेकिन आप ये जो फरमा रहे हैं कि हम हुक्काम को ये बात बताएं, तो ये हुक्काम सुने तो सही किसी की। ये तो आपस में एक कंसोर्शियम बना हुआ है। इस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना हुआ है ना, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें MQM भी है, इसमें PTI भी है। ये क्या कर रहे हैं इतने अरसे से? यानी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि अभी 40 बसें, उसकी क्या मालियत होगी? 2 अरब रुपए भी नहीं होगी, और उस पर बगले बजा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि हमने कराची फतह कर लिया। भाई 1100 अरब रुपए का हिसाब दो। 3 साल से इस हुकूमत में अगर ग्रीन लाइन नहीं बनी और नून लीग ने अगर 2.5 साल नहीं बनाई थी, तो लाहौर मेट्रो 11 महीने में बन जाए, पिंडी मेट्रो 11 महीने में बन जाए, मुल्तान मेट्रो 17 महीने में बन जाए, और कराची की जो मेट्रो है वो आप 6 साल लगा दें और उसमें भी एक जुज़वी तौर पर कोई काम कर लें तो आप खुशियां मनाएं। तो बेवकूफ़ ना बनाएं हमें हिसाब दें हमारे पैसों का कि K4 मंसूबा क्यों नहीं बन रहा। तो इसलिए ये मसला नहीं है कि इनको अगर हम समझा देंगे तो इनकी समझ में आ जाएगा। सलाहियत भी कोई चीज़ होती है, ओनरशिप भी कोई चीज़ होती है। हाफिज साहब यही सवालात हम भी पूछते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप हमारे साथ हैं तो कुछ और बातें भी कर लें। हालिया कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में जमात इस्लामी को निस्बतन बेहतर नताइज मिले हैं, तो कुछ नज़र आया है कि इंतखाबी सियासत में जमात अपना मकाम बनाने की एटलीस्ट कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऑब्वियसली इतना नहीं कि अगले इलेक्शन में पूरा कराची मिल जाए आपको। लेकिन इस सिलसिले में पार्टी क़यादत क्या कर रही है, क्या काम हो रहा है? देखिए, कैंटोनमेंट के इंतखाबात छोटे इंतखाबात थे, लेकिन इंतखाबात ने कराची का ट्रेंड बता दिया। अभी 2018 में तो भर भर के वोट डाले थे लोगों ने PTI को, और फिर उसके बाद MQM को, और पीपल्स पार्टी के तो दावे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि अगर लोग उनसे लाताल्लुक़ हुए और उनको वोट नहीं डाले, तो होना चाहिए था कि पूरे अमल से लाताल्लुक़ होते, लेकिन उन्होंने जमात इस्लामी को वोट डालना शुरू किए। और आपने देखा कि जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर कराची में दोबारा सामने आई है। तो ये तो सिर्फ 42 वार्ड थे। अब तो कराची में जब पूरा इंतखाब होगा तो इंशाअल्लाह जो तहरीक जमात इस्लामी कराची की बहाली की, कराची को असल कराची बनाने की तहरीक चला रही है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे शहर में एक वेव बनेगी और लोग दोबारा से जमात इस्लामी की तरफ आएंगे। इसलिए कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि जमात के अलावा कोई भी कराची को ना ऑन करता है ना डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। तो इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि न सिर्फ ये कि आवाम का रुजू होगा, और फिर मैं एक बात और आपको बता दूं कि जमात इस्लामी ही। शुक्रिया हाफिज रहीम साहब, हमसे बात कर रहे थे, अपना ओपिनियन भी शेयर कर रहे थे। लेकिन अभी का ये जो घंटा हमने जियो पाकिस्तान का स्टार्ट किया, मैंने आपसे वादा किया था हम थोड़ा सा स्पोर्टी रखेंगे। तो वेट लिफ्टर सिस्टर्स से तो हम बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन। और आपको बताएं कि खेल के मैदान में नौजवान खिलाड़ियों की गैर मामूली परफॉर्मेंस का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। दुनिया कुछ भी करे, क्रिकेट आए या ना आए, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो लगे हुए हैं। एंड दीज आर यंग पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोयटा में होने वाले ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में नौजवान एथलीट माहूर शहजाद और मुराद अली ने सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। और कोयटा में होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल में मुराद अली ने मुकीत ताहिर को हराया और माहूर शहजाद ने पलवशा बशीर को शिकस्त दी। विमेंस डबल्स में भी माहूर शहजाद और गजाला सिद्दीकी जो हैं वो विनर्स रहीं। नेशनल बैडमिंटन चैम्पियंस का एजाज़ अपने नाम करने वाले बासलाहियत खिलाड़ी मुराद अली हैं आज जियो पाकिस्तान के मेहमान। बहुत सी बातें हमने पूछनी होती हैं, हम बड़े ही इंस्पायर हो जाते हैं। मुराद अली, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कौमी चैम्पियन बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ है और बड़ा कम्पिटिटिव भी है, तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये एजाज़ मिला। क्रेडिट किसे देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान चैम्पियन बन गया हूँ, तो ये तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा नाम है कि मैं नाम लेता रहूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना अपनी मेहनत पे वो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनती हो, कितना मेहनत करते हो। अच्छा मुराद, आप हमारे साथ हैं। यंग लोगों को हम जब देखते हैं और ख़ास तौर पे वो कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि उनके दिमाग में क्रिकेट ही आता होगा, पहली ऑप्शन तो वो ही रहती होगी। लेकिन आपने बैडमिंटन को पिक किया, तो बैडमिंटन की तरफ कैसे आ गए ये ज़रूर बताएं, और क्या ये एक अच्छी करियर चॉइस आपको लगी?
जी पहले तो हम जितने भी थे गांव में क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन जो हमारी घर के साथ एक डेरा है, हम पठान लोग एक डेरा होता है, तो उसमें हमारे जो बड़े थे उन्होंने बैडमिंटन स्टार्ट की थी। तो उसकी वजह से फिर हमने जब बैडमिंटन देखा, क्योंकि वो शाम के टाइम पे होते तो लाइटिंग वगैरह ऑन होती है, तो उसमें शटल जो है ना बड़े मज़े से लगती है कि रात को आप खेलते हो। तो उसी वजह से फिर मैंने क्रिकेट भी खेला है, और फिर जब बैडमिंटन के साइड पे आया तो बैडमिंटन ने बस कुछ और मज़ा मुझे दिया। फॉर ऑल द अदर पीपल हु आर वाचिंग अस, कितने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट जो है उसका इंतखाब करें? मुराद अली, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बैडमिंटन हमने देखा ऑफ कोर्स घरों में, स्कूल, कॉलेज, हर जगह खेली जाती है, लेकिन आलमी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पर हम इस खेल में बहुत बड़ा नाम नहीं बना सके। तो ये सूरत हाल हमें लग रहा है कि आप लोगों की वजह से डेफिनेटली बदल सकती है। आलमी मयार के प्लेयर्स को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? क्या आपके आइडियाज़? हमारे मुल्क में तो सिर्फ क्रिकेट ही चलता है। क्रिकेट के बगैर तो कोई स्पोर्ट्स मानता ही नहीं है कि और स्पोर्ट्स भी है या नहीं है, सिर्फ क्रिकेट ही चलता है। इसलिए नहीं चलते क्योंकि स्पॉन्सर पे बात आ जाती है। स्पॉन्सर है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, और जब तक बाहर से कोच नहीं आएंगे, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए, जब तक बाहर से कोच आएंगे तो सालों के लिए, तो पाकिस्तान जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सब स्पोर्ट्स के लिए कोच की बात करो तो हर स्पोर्ट इधर से इधर जाएगी। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, और यही बात हम बहुत कुछ अब 1-2 सालों से समझाने की भी कोशिश करें। मुराद अली, बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे हमें ज्वाइन करने को। बड़ी सिंसियरली आपने बताया कि इसको किसी और स्पोर्ट को जो कि क्रिकेट ना हो, पाकिस्तान में वो सीरियसनेस दी नहीं जाती, स्पॉन्सर्स नहीं होते, हुकूमत की वो सपोर्ट नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो हमारा दिल टूटा हुआ है ना बिकॉज ऑफ क्रिकेट, दिस टेल्स अस कि प्लीज़ और एवेन्यूज़ में जाएं, सिर्फ एक ही पे अपने सारा गम और गुस्सा और उम्मीदों का दारोमदार ना बनाएं। वी नीड टू ब्रांच इनटू अदर स्पोर्ट्स एज वेल, और ख़ास तौर पे जब टैलेंट इस किस्म का हो जो हमारे सामने आ रहा है, वी नीड टू रियली सपोर्ट देम एंड पुश देम। ये हुकूमत को भी हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, चेंजिंग पेस हेयर अगेन, और थोड़ी सी अक्रॉस द नेबरहुड हम देखें अफ़गानिस्तान की तरफ। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ गई, लेकिन मुल्क में अब तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। माशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। शहरियों की जानिब से शदीद तरीन महंगाई का शिकवा भी किया जा रहा है। अफ़गान बैंकों में से भी एक मुकर्रर हद तक जो है वो पैसे निकाले जा सकते हैं, और अवाम ऑब्वियसली इसी बात से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद उम्मीद थी शायद मुल्क में अब अमन कायम हो जाएगा। अब कम उम्मीद थी, लेकिन फिर भी कुछ हम सोच रहे थे चीज़ें माइट हैव चेंज्ड इन द पास्ट 20 ईयर्स। लेकिन दाइश खरासान ग्रुप की कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। जलालाबाद में 3 बम धमाकों में 2 अफराद हलाक हो गए, बिल्कुल ये रिसेंटली। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत के सरबराह जो हैं वो काबुल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला अखुंद समेत दीगर वज़रा से मुलाकातें भी की हैं। तालिबान के लिए एक और बड़ा मसला ये भी है कि उनकी हुकूमत को अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, और ख़दशा है कि अफ़गानिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। ये बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ये सोचा जा रहा है। साथ साथ आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मोतबर तरीन अवार्ड्स जो हैं उनकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जी जारी हैं, और अनकरीब इस अवार्ड शो के ज़रिए शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों को लक्स स्टाइल अवार्ड्स के एजाज़ से नवाजा जाएगा। और इस बार भी लक्स स्टाइल अवार्ड जो है वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स हैं। बहुत सी कैटेगरीज हैं, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन अदाकारा, डायरेक्टर, OST। यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड वोट। तो लिहाजा आपने लॉग ऑन करना www.luxstyle.pk पे, एंड प्लीज़ वोट अवे। जितनी बार वोट करेंगे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फेवरेट स्टार्स को जो है वो अवार्ड मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और बड़ी ही स्पेशल 2 बहनें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान हर मैदान में मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं, और अपने आप को भी मनवा रहे हैं इन द सेंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जहाँ से भी आए हैं, जितना भी हमने किया है, जितना हमने एब्जॉर्ब किया दुनिया से, वी कैन डू बेटर दैन दैट। तो लिहाजा उसमें जी आपको बता दें कि 2 बहनें हैं, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। पहले तो बताएं कि ये देयर यू गो, दीज 2 सिस्टर्स, और मैं आपको इनका नाम भी बताऊं। और सबसे पहले तो इनको ये बता दूं कि ये
खदीजा डार और शफक डार इनका नाम है। ओलंपियन तलहा, तालिब, अरशद नदीम और हैदर अली इसकी वाज़े मिसाल हैं कि अगर काम किया जाए, मेहनत लगाई जाए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और ये लड़कियां जो हैं दे आर फॉलोइंग इन द सेम फुटस्टेप्स। वेट लिफ्टर बहनें हैं खदीजा और शफक, पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़म है। दोनों बहनों की निगाहें जो हैं वो साउथ एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने पर लगी हैं। शफक और खदीजा के वालिद जो है वही डार साबिक कौमी वेट लिफ्टर और कोच हैं, और उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि उनकी बेटियां जो हैं वो कामयाब वेट लिफ्टर्स बने। और आज दोनों बहनें जो हैं वो हैं जियो पाकिस्तान की मेहमान। दे आर जॉइनिंग अस, खदीजा एंड शफक। क्या हाल है आप लोगों का? लेट मी सी बोथ ऑफ यू। जल्दी से पहला तो मैं सवाल कर लूं, अगर कोई दोनों को बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों को, क्योंकि कल से हम इंतज़ार कर रहे थे। कल हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आपको करा दिया था। ये इंटरेस्ट बस वालिद साहब की तरफ से ही आया क्योंकि वालिद माशाल्लाह वेट लिफ्टर रहे हैं, या उन्होंने इनकरेज किया? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? शफक आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबूजान ही वेट लिफ्टर हैं और उन्हीं की तरफ से देख के हम भी वेट लिफ्टिंग में आई हैं। अच्छा, उन्हीं की वजह से। लेकिन मतलब कितनी देर पहले स्टार्ट किया? खदीजा कुछ साल हो गए या वालिद को देखते थे, या 1 साल पहले? मतलब प्रोफेशनली डिसीजन कब ली कि जी अगले जो चैंपियनशिप होगी उसमें हम ही जाएंगे? डिसीजन तब लिया जब हमारे वालिद साहब हमें वीडियोस दिखाते थे और तभी से शौक़ पैदा हुआ। और हमने अपने बाबा को बोला कि हमने वेट लिफ्टिंग करनी है, तो हमारे बाबा हमें लेकर गए वेट लिफ्टिंग में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा गोल करेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि हमें ये भी पता चला है कि तलहा तालिब जो हैं, ओलंपियन तलहा तालिब, अब तो हम उन्हें कहेंगे कि वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये सिलसिला किस तरह बना, और उनको तलहा को आपने क्या नज़र आया कि उन्होंने कहा कि ये लड़कियां जो हैं ये वाकई आगे तक जा सकती हैं? दरअसल तलहा भाई के साथ हम ट्रेनिंग करते रहे हैं और वो हमारी ट्रेनिंग से इम्प्रेस हुए हैं, और पहली मर्तबा उन्होंने हमारी तारीफ़ भी की है कि आप दोनों बहनें बहुत अच्छा खेल सकती हैं और पूरी कोशिश करें कि आप लोग अच्छा मेडल गेन करें। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, हमें तलहा भाई सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों बहनों से लहदा पूछूंगी। शफक, पहले आप बता दें कि आप कौन सी वेट कैटेगरी में के लिए आप ट्राई कर रही हैं? मैं 45 कैटेगरी में खेलूँगी और इंशाल्लाह मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँगी। मुझे यकीन है बिल्कुल। और कितना वेट अब तक जो है वो आप उठा चुकी हैं? आपकी मतलब बेंचमार्क अब तक क्या रहा है? अभी तो मैं फ़िलहाल 50 स्नैच और 65 क्लीन एंड जर्क कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरा आगे मेन टारगेट है कि मैं 55, 60 स्नैच लगाऊँ और 75 के करीब क्लीन एंड जर्क करूँ। वाह। अच्छा, जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं ना, ज़रा सीखें इन लड़कियों से कि इनका एम क्या है, कि ऑलरेडी क्या कर रही हैं। और खदीजा, व्हाट अबाउट यू? आपका क्या एम है? मैं 59 कैटेगरी में खेलूँगी। और मैं अभी तक जो टोटल है मेरा, वो मैं 57 स्नैच लगा रही हूँ और 85 क्लीन एंड जर्क है मेरी। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्योंकि हम सुनते भी रहते हैं, तलहा से भी हमारी बातचीत रही है, तो क्या आपको स्पेशल करना पड़ता है? एक तो ट्रेनिंग क्या होती है, थोड़ा सा ये बताइएगा। खदीजा, आपसे पूछ रही हूँ, और ख़ासतौर पे डाइट में आपको क्या चीज़ें बढ़ानी पड़ी और क्या चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ी? डाइट में तो बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ी हैं, कि मतलब बाहर की चीज़ें वगैरह, बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, सारा कुछ छोड़ना पड़ा है। ये तो हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए भी छोड़ना पड़ा था सारा कुछ, और अभी तो सही से खाना पड़ता है सारा कुछ। चिकन वगैरह, छोटा गोश्त वगैरह, इससे सारा दूध वगैरह, मतलब बहुत हैवी चीज़ें खानी पड़ती हैं हमें। ज़बरदस्त। और अभी तो सही से अभी तो नेशनल की तैयारी हो रही है। ट्रेनिंग कितने बजे सुबह स्टार्ट होती है, और क्या 6 दिन हफ्ते में या 7 दिन हफ्ते में? नहीं, सिर्फ फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, और बकाया हम सुबह टाइम फजर की नमाज़ के बाद हम ट्रेनिंग अपनी करते हैं, और शाम टाइम हम असर के टाइम स्टार्ट हो जाती है हमारी ट्रेनिंग। असर से लेकर 7-8 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं।
अच्छा चलें ठीक है, ये तो आप फिर बड़े अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं। शफक, ये जो आपकी डाइट बताई है आपकी बहन ने, तो ये डाइट इतनी काफ़ी है फॉर द काइंड ऑफ जो वेट्स आपको उठाने पड़ रहे हैं, तो ये इनफ होता है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह टाइम नाश्ता करती हैं, अंडे होते हैं, पराठे होते हैं और दोपहर को सलाद वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं। मस्ट हमें छोटा गोश्त खाना पड़ता है साथ, और दूध वगैरह, और ट्रेनिंग में हमें काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। ड्राई फ्रूट साथ लेके जाना पड़ता है, दूध वगैरह लेके जाना पड़ता है। हम ट्रेनिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाती हैं। वेट लिफ्टिंग करने के लिए ये हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी हमें अच्छा देती मतलब हैं। जो कुछ भी मिल जाए खा जाएं बस। हाँ बिल्कुल, जो भी वो तो अच्छी जो चीज़ है वो खाएंगे हम। हाँ, आपकी सारी जो रूटीन है वो सुन के मुझे ज़रा इस पे दुख ही हो रहा है कि बस आप लोगों को वैसे जो चाहिए वो मिल ही जाना चाहिए। और ये मैं पूछ इसलिए भी रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास अब तक वेट लिफ्टर्स आए हैं, इवन बाहर के जो हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वेट को मेंटेन करना, कि उससे तो आप एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जा सकते, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस है। तो वो आप दोनों माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। अच्छा ये बताएंगे कौन सी एकेडमी ज्वाइन आपने की है, कहाँ आप रोज़ाना रूटीन में जाती हैं और जहाँ आप अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, आप बताइए खदीजा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तलहा भाई की क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। स्टार वेट लिफ्टिंग क्लब है और हमें बहुत सपोर्ट है उधर। हमारे सर ने हर तरह की फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि हम तलहा भाई के क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है कि आप बड़ी सही जगह पे हैं। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि तलहा भी जब से ओलंपियन बने हैं और बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने मुल्क का, तो उनके ट्रेनिंग सेंटर को भी और आप लोगों भी हुकूमत की तरफ से कोई ताउन किया है हुकूमत ने कि हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके नेक्स्ट जो चैम्पियनशिप है उसमें जाने के लिए? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई नेशनल वगैरह खेली नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमें चांस मिला है और हमें उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हमें सपोर्ट करेगी। अच्छा, यानी अभी उम्मीद है कि वो सपोर्ट जो है वो हुकूमत से मिलेगी। चलें हम लगे रहेंगे इधर और हुकूमत को याद दिलाते रहेंगे कि आप जैसे डिज़र्विंग जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और एस्पायरिंग हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शफक और खदीजा, और ख़ास तौर पे आप लोग बड़ी लकी लड़कियां हैं कि तलहा तालिब की तरफ से आपको ट्रेनिंग मिल रही है। वी हैव नो डाउट कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। तो जी बड़ा इनकरेजिंग है और ख़ास तौर पे देखें इस किस्म की स्पोर्ट्स तो बहुत से ज़्यादा उभर रहे हैं पाकिस्तान में और बड़ी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ख़ास तौर पे जब लड़कियां होती हैं ना ऐसी चीज़ों में, तो मुझे ज़रा ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज आई रियली लाइक गर्ल्स गोइंग फॉरवर्ड, और ख़ास तौर पे क्योंकि बड़ा एक पोटेंशियल है जो कि ज़्यादातर जो है वो अनटैप्ड रह जाता है। और आई एम प्राउड ऑफ देयर फादर कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि मेरी बच्चियां बहुत आगे जा सकती हैं। और आपको ये बताएं कि पंजाब में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी सर उठाने लगा है और इस साल सूबे भर में अब तक 588 डेंगू केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी पे हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मक्सी, प्रोग्राम डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल पंजाब, ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पंजाब भर में डेंगू के केसेस बढ़ने की इतलात जो है वो आ रही हैं, क्या ये इस मौसम के मामूल से काफ़ी ज़्यादा है? कितनी परेशान कुन बात, आप इसको सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं? जी केसेस तो आ रहे हैं और परेशान कुन सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये केसेस रिपोर्ट आ रहे हैं ये, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ताकि हम उनको केस रिस्पॉन्स कर सकें। हमने प्राइवेट लैब्स को भी अलाउ किया हुआ है ताकि वो एक्सेस भी हमने दी हुई है ताकि वो केस जो रिपोर्ट हों, डायग्नोज हों, उनके पास लैब्स के पास आएँ तो उनको अपलोड करें और हम केस रिस्पॉन्स कर सकें। इसलिए नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा है और ये मौसम के मुताबिक भी होते हैं केसेस आमतौर पर इन हालात में, इस मौसम में। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में देखें तो वहाँ डेंगू एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ डेंगू का एक नया वेरिएंट भी जो बन गया है जो कि तबाही फैला रहा है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई अलामत है या हम रूटीन वाले मच्छर से ही लड़ रहे हैं?
नहीं, हमारा ऐसा कोई नया वेरिएंट की हमारे पास इतला नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल है। ये हमारे इवन हमारे पास 588 केसेस हैं, लेकिन उनमें से भी कोई सीरियस या कोई ज़्यादा एडमिशन वाली बात नहीं है। वो रूटीन का बुखार है जिसको हम ट्रीट। अच्छा डॉक्टर मक्सी, ये भी बता दें कि डेंगू ऑब्वियसली ख़तरनाक किस्म की वबा की सूरत ना बने, तो इसके लिए कुछ हुकूमत कोई इमरजेंसी तर्ज के इक़दामात पर गौर कर रही है, कुछ किया हो इस किस्म का? नहीं, इस वक्त पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जनाब CM पंजाब ने, मिनिस्टर हेल्थ ने एंड सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी नोटिस लिया हुआ है। पूरे पंजाब में हम डेली एक्टिविटीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारी रेगुलर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं। हम जो है इस वक्त तक 15 कैबिनेट कमेटीज़ की मीटिंग इस साल में हो चुकी हैं। तो हम डेली पूरा पंजाब ऑन बोर्ड है और हम इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। ये अभी इमरजेंसी वाली बात नहीं है कि अभी हम बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मक्सी। और लोगों को मैं यही कहूँगी कि भी अपनी मदद खुद और अपने आप को आप बचाएं और अपने घर में जहाँ पानी कोई जमा होना वो नहीं होने देना, अपने घरों में और अपने इलाके में। टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन एक ट्रिब्यूट और देना है और बिल्कुल इनका जिक्र किए बगैर हम नहीं जा सकते। हम आज याद कर रहे हैं थिएटर की फनकारा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मदीहा गौहर को। अगर आज वो जिंदा होती तो अपनी 65th सालगिरह मना रही होती। टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा मदीहा गौहर कई साल कैंसर जैसे मर्ज से लड़ती रही हैं और उनको हम एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहते थे। इधर आई एम सॉरी देयर इज़ नो मोर टाइम। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और